डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों का स्वागत करती है। प्रयागराज या उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, हरियाणा कहीं के भी छात्र जो बिहार एपीपी परीक्षा में प्री पास किए हैं और मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उन छात्रों के लिए हम कुछ गाइडलाइन देना चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में वो कैसे सफल हों। मुख्य परीक्षा में जो पेपर लॉ का है उसमें 3 मेजर एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ये मेजर एक्ट हैं। इसके अलावा माइनर एक्ट में 5-6 एक्ट हैं। इन सभी के बारे में कैसे आप सफल होंगे, कैसे अधिकतम अंक आपको मिलेगा, इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बच्चे पहले से क्वालिफाई हैं उनको शुभकामनाएं, जो बच्चे बाद में क्वालिफाई हैं उनको शुभकामनाएं। डीएस जुडिशियल एकेडमी बिहार एपीपी वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आज तक की है, इसमें सफल होने के लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताती है, जिनको अगर आप अध्ययन कर लें तो आप अवश्य सफल होंगे। अगर आपके पास इन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास में शामिल हो जाइए, हमारे रिटन मटेरियल को मंगा लीजिए जो बहुत ही कम पैसे में आपको मिल रहा है। सबसे पहले हम आते हैं बिहार एपीपी मुख्य परीक्षा पास करने के लिए जो पेपर हैं। सबसे पहले आप देखिए बिहार मुख्य परीक्षा, बिहार का एपीपी का मेंस सफल कैसे हों, मेंस उसका मेंस परीक्षा कैसे सफल हों, इस पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो दिक्कत स्टूडेंट की है वो माइनर एक्ट की है। हम आपको माइनर एक्ट के बारे में बताते हैं कि माइनर एक्ट का हमारा बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, जिसकी फ़ीस बहुत ही कम है, केवल 700 रुपीज़, केवल 700 रुपये आप हमें पेमेंट करें और तो हम आपके घर पे उसको भेज देंगे, हार्ड कॉपी उसकी आपके पास भेज देंगे, जिसमें 6 एक्ट हैं, 6 एक्ट अपडेट हैं, सबके क्वेश्चन आंसर हैं। तो डीएस जुडिशियल एकेडमी सबसे पहले माइनर एक्ट पर आपको बताने जा रही है आप क्या करें। माइनर एक्ट का जो सबसे पहला एक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वह है SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में आप कुल 5 क्वेश्चन तैयार करिए, ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन तैयार करिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत पीड़ित तथा साक्षियों को, जो व्यक्ति पीड़ित है FIR लिखाता है, तथा साक्षियों को जो सुरक्षा दी गई है उसको बर्डन करिए। तो SC/ST एक्ट में जो FIR लिखाता है, जो गवाह बनता है, जो विटनेस बनता है, उसे क्या सुरक्षा दी गई है, एक क्वेश्चन ये आपका तैयार करना है। दूसरा, SC/ST एक्ट की धारा 3 की उपधारा 2 में जिन अपराधों का वर्णन किया गया है, एक क्वेश्चन ये आपको तैयार करना है। तीसरा यह है कि SC/ST एक्ट का प्रावधान जो है उस पर क्या परिवीक्षा अधिनियम 360, CRPC 360 या परिवीक्षा अधिनियम लागू होता है, एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। फिर अगला है SC/ST एक्ट में FIR लिखाने से पहले क्या प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का
डॉक्टर काशीनाथ वाली केस के साथ आंसर लिखना है। फिर प्रश्न आता है कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान क्या SC/ST एक्ट में है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है कि SC/ST के क्षेत्र में जहां वो निवास करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जा कर के वहाँ पर किसी प्रकार की प्रशांति भंग करता है तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में क्या उपचार दिए गए हैं। इन सारे प्रश्न को आपको तैयार करना है। अगर आपको उत्तर नहीं आता है इसका, तो हमारे माइनर एक्ट के नोट्स को आप हमें सूचना दीजिए। स्क्रीन पर नंबर ऊपर है, हम आपको हार्ड कॉपी उसकी भेज देंगे मात्र 700 रुपये में 6 एक्ट का। उसका डाक खर्च 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, बस कहीं पर आप उसको पढ़िए। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है जिसमें माइनर एक्ट पढ़ाया जाएगा। उस पर हम सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बता देंगे। आप नोट्स भी मंगा लीजिए, ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास हमारी बहुत ही चीप है, उसमें फ़ीस बहुत ही कम है। SC/ST एक्ट पर के अलावा अब हम आते हैं भ्रष्टाचार अधिनियम। भ्रष्टाचार अधिनियम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बिहार APP में, वह है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त कब सक्षम साक्षी होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियुक्त कब सक्षम साक्षी होता है। एक क्वेश्चन भ्रष्टाचार अधिनियम में। दूसरा है भ्रष्टाचार के मामलों में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या है। जो इन्वेस्टिगेशन होता है करप्शन की केस में, वह इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या है, यानी कौन अधिकारी करता है, कैसे संपन्न होती है। तीसरा क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है, करप्शन एक्ट में अभियुक्त क्या सक्षम साक्षी है। करप्शन एक्ट में अभियुक्त क्या सक्षम साक्षी है। और चौथा, करप्शन एक्ट के प्रमुख अपराध कौन हैं और उनके दंड क्या हैं, ये पढ़ लीजिए। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले को कौन न्यायाधीश ट्रायल करता है और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये दूसरा जो सब्जेक्ट है करप्शन एक्ट का। अब आते हैं हम तीसरे एक्ट पे, वह है डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बिहार के APO के मुख्य परीक्षा में है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो क्वेश्चन हैं, हम आपको 5 क्वेश्चन बताते हैं, यही पाँचों में से आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वर्णित अपराध की प्रकृति बताइए और 60 वर्ष बीतने के बाद भी यह अधिनियम अपने उद्देश्य में क्यों नहीं सफल रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है दहेज की परिभाषा बताइए और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। विशेषता यह है इसकी कि दहेज में मेहर को नहीं शामिल किया गया है, मुस्लिम लॉ को। तीसरा क्वेश्चन यह है कि दहेज अधिनियम पारित करने का उद्देश्य क्या है। दहेज लेने और देने दोनों को प्रतिबंधित करने का कारण क्या है। लेने और देने कारण क्या है। यह अधिनियम कितना लागू हुआ, कितना सफल हुआ, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दहेज पे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है, जो भी विज्ञापन इसके अधीन किए जाएंगे उसे रोका गया है। और अंतिम सवाल है, दहेज को रोकने के लिए जो रेगुलेशन बनाया गया है, जो यह एक्ट बनाया गया है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यह आपका तीसरा एक्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सारे प्रश्नों को उत्तर हम आपको देंगे। आप 700 रुपये में इसके नोट्स आप हार्ड कॉपी मंगा लीजिए या ऑनलाइन क्लास में जुड़ लीजिए, उसमें सारे आंसर हम आपको बता रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट। बिहार मुख्य परीक्षा में पॉक्सो एक्ट है। इसमें है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। किसी अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, ये पहला क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट में। दूसरा क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट की धारा 24 में बच्चों के कथन को लेखबद्ध करने की प्रक्रिया बताइए। बच्चों के जो स्टेटमेंट है वो कैसे लेखबद्ध किए जाते हैं, सेक्शन 24 में वह प्रक्रिया आपको बताना है। तीसरा, पॉक्सो एक्ट में लैंगिक हमला, सेक्सुअल असल्ट को परिभाषित करना है, लैंगिक हमले को परिभाषित करना है। इसके लिए अधिनियम में क्या दंड दिए गए हैं, सेक्सुअल असल्ट को परिभाषित कीजिए और इसमें क्या दंड दिए गए हैं ये बताइए। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट में मामले के ट्रायल की प्रक्रिया बताइए। क्या प्रक्रिया है मामले के ट्रायल करने की। पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालयों का गठन कैसे किया जाता है और वे न्यायालय अपना मामला कैसे संचालित करते हैं। फिर कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें DCPU जिला बाल संरक्षण एकक, विशेषज्ञ, विशेष शिक्षक और सहायक व्यक्ति, ये इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगी। आर्म्स एक्ट में क्या है। आर्म एक्ट में जो भी आयुध या गोला बारूद होते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनको भारत में आयात करने निर्यात करने के बारे में जो नियम दिए गए हैं उसको बताना है। आर्म्स एक्ट में भारत में गोला बारूद आयात और निर्यात करने के बारे में नियमों को बताना है। दूसरा है, आयुध अधिनियम में अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो कंपनी को कहाँ तक दंडित किया जाएगा। आयुध अधिनियम में लाइसेंस प्राप्त करने के क्या तरीके दिए गए हैं, कैसे लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। एक मजिस्ट्रेट आयुध अधिनियम में किस प्रकार से तलाशी लेगा, किस प्रकार से मामले को सीज करेगा। चौथा क्वेश्चन, आयुध अधिनियम में कुछ परिभाषाएं हैं जैसे गोला बारूद की परिभाषा, आर्म आयुध की परिभाषा, अग्नायुध की परिभाषा, प्रसिद्ध गोला बारूद की परिभाषा और प्रसिद्ध आयुध की परिभाषा। इन परिभाषाओं को आपको लिखना है। आयुध अधिनियम पारित करने के प्रमुख उद्देश्यों को बताना है, एक क्वेश्चन ये है। और आयुध संशोधन बिल जो 2019 में आया है उसके बारे में संक्षेप में आपको बताना है। अंतिम एक्ट है विस्फोटक अधिनियम। विस्फोटक अधिनियम, इसमें है विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के लिए जो आवश्यक नियम या दंड निर्धारित किए गए हैं उसको संक्षेप में बताना है। विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए, जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने रखने के लिए जो दंड दिए गए हैं उसको पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल, विस्फोटक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। विस्फोटक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। संदिग्ध दशा में विस्फोटक पदार्थ बनाने या पास में रखने के लिए क्या प्रावधान विस्फोटक अधिनियम में दिए गए हैं। याद रखिएगा, विस्फोटक अधिनियम 2 हैं, 1908 वाला अधिनियम आपके कोर्स में है। तीसरा सवाल है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ किसे कहते हैं और निम्न अपराधों के लिए क्या दंड की व्यवस्था की गई है। संदेह परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ को रखना, निर्माण करना, और दूसरा है जीवन और संपत्ति को संकट में डालने के उद्देश्य से विस्फोटक उत्पन्न करने का प्रयास करना।
विस्फोटक पदार्थ और विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ, ये 2 सवाल हैं। तो ये 6 क्वेश्चन पेपर हैं, 6 मिलाकर के लगभग 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इनको हल कर लिया जाए तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। बिहार मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले, बिहार एपीपी के मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को डीएस जुडिशियल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एपीओ का हमारा एक रनिंग बैच चल रहा है, जिस रनिंग बैच में मुख्य परीक्षा के लिए हम पढ़ा रहे हैं, जिसका हमारा पैटर्न है सारे क्वेश्चन आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और माइनर एक्ट का लेते हैं, उस क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखने का तरीका बताते हैं और उस आंसर में क्या क्या बातें शामिल होगी वो हम बता रहे हैं। यह बैच हमारा चल रहा है। अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे भी हम 1 नवंबर से 1 अक्टूबर के बाद दूसरा बैच भी शुरू करेंगे। ये बैच हमारा ख़त्म हो जाएगा जब, तो दूसरा शुरू करेंगे। इस बैच की विशेषता यह है कि इस बैच में शामिल होने से आपको फ़ायदा यह है कि इस बैच में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है लाइव है और लाइव के बाद वह क्लास में रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो आपके पास रिकॉर्डिंग का भी सुविधा है, रिकॉर्ड होकर के क्लास आपके पास बना रहेगा। बहुत छोटी सी फीस है, नॉमिनल फ़ीस तो कोई है ही नहीं। जहाँ पर रेगुलर क्लास इतना लंबा 20-25 हज़ार लगता है, वहाँ 2-2.5-3 हज़ार में अगर आपको पढ़ने को मिल जाए और नोट्स भी अगर उपलब्ध हो जाए तो कुछ भी नहीं है। चूँकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, इतनी वैकेंसी दोबारा आने की संभावना नहीं है। अतः अगर आप चाहें तो डीएस जुडिशियल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में शामिल हो जाइए या सारे रिटन मटेरियल आप मंगा लीजिए, अपने घर पे पढ़ के परीक्षा दीजिए। आज हम आपको माइनर एक्ट पे जो जो प्रश्न बताए गए हैं, कल हम आपको आईपीसी पे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, परसों आपको सीआरपीसी पे और फिर एविडेंस पे, फिर बीच बीच में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाएगा यह भी आपको बताएंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।